जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक है? चलिए, वेरी नाइस। ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डिफॉर्मिटी का मतलब क्या है। जब कोई बोन में डिटेरियोरेशन आ जाए, बाउडन हो जाए, टेढ़ी हड्डी हो जाए। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जेनेटिक काज है, हार्मोनल काज है, न्यूट्रिशनल काज है। इन सब पे हम बात करेंगे। देन एक प्रोसेस है, अगर बोन ब्रेक हो जाए तो देन नेचुरली कैसे हील होती है। ओके जी, अब समझना है सबसे पहले है अबाउट क्लेफ्ट पैलेट। ये जो होंठों का कटाव होता है, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट इज अ जेनेटिक डिजीज। ये जेनेटिकली पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। इसको समझाता हूँ डिटेल में। होता क्या है, ये जो मैक्सिला बोन है ना, ये जो मैक्सिला बोन है, ठीक है, और ये जो हमारी जो माउथ का रूफ है, जिसको बोलते हैं पैलेट बोन, आपको पहले पढ़ा चुका लेक्चर में। ये जो पैलेट बोन जो है और ये जो मैक्सिला है, अनएबल टू फ्यूज, इसे बोलते हैं पैलेटाइन प्रोसेस। ये जो मैक्सिलर बोन है और जो पैलेटाइन बोन का प्रोसेस है मिलने का, डेट इज फेल। वजह क्या है? वो जीन एक्सप्रेस नहीं होता, वो जीन प्रोटीन नहीं बनाता, जिससे क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन नहीं होती। द फेलियर ऑफ fusion of the maxilla and the palate bone is called cleft palate। होता क्या है इसमें, इस पैलेटल प्रोसेस में जो फेल हो जाता है। अब देखिए, ये बोन आ रही है और इधर से जो है मैक्सिला बोन, जब ये फ्यूज करेगी तो गैप आ जाएगा। दिस इज द गैप बिटवीन द नेजल एंड ओरल कैविटी। माउथ, ये जो माउथ है, माउथ और नेजल की ओपनिंग आ जाती है। ठीक है, साथ में मुझे शो भी करना पड़ता है, एक्टिविटी शो करनी पड़ती है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गैप आ जाता है, परसिस्टेंट स्पेस आ जाती है, गैप आ जाता है। अब होता क्या है, ऐसे बच्चे मर भी जाते हैं, बहुत से केसेस सामने आए हैं ऐसे। आजकल तो काफ़ी ऑपरेशन भी कामयाब हैं। ये दो तरह का होता है, एक यूनिलेटरल और एक बायलेटरल। इस साइड में भी होंठ कट जाते हैं, इस साइड से भी, कहते हैं होंठ कटे, दोनों तरफ भी हो सकते हैं। ओके, अब होता क्या है, इसके लिए ऑपरेट करते हैं, सारा वो प्रोसेस है, उस पर हम नहीं जाएंगे। होता क्या है, ये जो होल बनता है, जब ऐसे बच्चे सकलिंग में इनको प्रॉब्लम होता है, माँ का दूध पियेंगे वो मुश्किल होगी। वैसे अगर माँ वो कोई लिक्विड चीज़ बना के देगी तो वो जैसे माउथ में उसको पुट करेगी, तो वो क्योंकि प्रोसेस चल रहा है सांस का, तो वो फूड पार्टिकल लिक्विड जो भी है वो सांस की नाली में, वो नेजल ओपनिंग है ना, वहाँ से सांस की नाली में आना शुरू हो जाएगा। और विद द पैसेज टाइम फौरन क्या हो जाएगा, एक कंडीशन है एस्पिरेशन निमोनिया। क्या हो जाएगा? एस्पिरेशन निमोनिया। ठीक है, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है, तो दैट इज द क्लेफ्ट पैलेट। ओके, दिस इज सिंपल। ये शॉर्ट सा पूछा जाएगा आपसे। अब आगे है माइक्रोस्फेली। माइक्रो मीन स्मॉल, स्फेली मीन रिलेटेड टू ब्रेन। तो देखोगे आपने छोटे सर वाले, हम लोगों को कहते हैं वो शिदोले टाइप बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में। तो वो जो छोटे सर वाले, उनका उनका स्कल साइज छोटा होता है। मेंटली इधर है, वो रिटार्ड होंगे, जब सही तौर पे डेवलपमेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली दे आर नॉट नॉर्मल। ये बच्चे में सकते हैं, बच्चे भी, बेटी और बेटा भी हो सकता है। ये जेनेटिकली सारा होता है, इसमें वो जीन्स नहीं बनते जो स्पेसिफिक ब्रेन के पार्ट्स को बनाते हैं। इसका माइक्रोस्फेरी। अब आ जाएगा अर्थराइटिस। इसका आपके कोर्स के मुताबिक इसका एंटी का जिक्र है, लेकिन अर्थराइटिस की जो टाइप्स है उस पर बात कर देंगे यहीं पर। अर्थराइटिस कहते हैं जोड़ों के दर्द को, जॉइंट इन्फ्लेमेशन। इसमें एक है ओस्टियोआर्थराइटिस। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, वैसे बहुत से टाइप्स है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, दिस इज डीजनरेशन ऑफ बोन्स। बोन्स डीजनरेट कर जाती हैं, डिटेरियोरेशन बोन में आ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है बोन में, फ्लूइड कम हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होती है। और ये जो है जेनेटिकली है मोस्टली ओस्टियोआर्थराइटिस। अब है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें कुछ जो लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही ओवर एफिशिएंसी दिखाता है। तो क्या होता है कि उसकी जो अपनी ही बॉडी की सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो उसकी जो जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उस पर अटैक कर देती है।
वो रप्चर होती है तो फ्लूइड बाहर आ जाता है, फ्रिक्शन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, और क्या होता है, दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। थर्ड है गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी कहते हैं गाउट, गाउटी अर्थराइटिस। ये भी जोड़ों का दर्द है, ये बड़ा सीवियर होता है। ये जोड़ों के दर्द में क्या होता है, वही पेन, और जरा से ये बैठी है तो फिर उठना जा रहा, चले हैं तो थक गए। तो इन ये केसेस में होते हैं। और गाउटी अर्थराइटिस जो है दैट इज ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम। बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, उसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, सोडियम यूरेट बढ़ जाता है, जो कि बोन्स की स्पेशली जो पाँव की जो उंगली है, टो बड़ी जो उंगली है पाँव की, वहाँ पे बोन्स पे क्रिस्टल बनना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनना शुरू होते हैं। इसके अलावा मैंने एक दो केसेस देखे हैं कि इन जगह पर भी यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ जाए तो ये चीज़ स्वेल कर जाती है, बहुत पेन होती है। और ये जॉइंट्स जो हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो है यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। ओके बेटा, ये आपको आइडिया हो गया कैटेगरी का। ओके, अब बात करते हैं हार्मोनल। ये जो हार्मोनल है ये स्पेशली रिलेटेड टू फीमेल है। अब आपको पता है फीमेल में जो मंथली दैट इज मेंसेस होते हैं, उसमें डेफिनेटली हार्मोन का रोल है। तो इसका मतलब है ये हार्मोनल जो डिजीज है ये होती है एजेड वुमेन में। एजेड वुमेन में 50 से अबव की, जो 45 से 50 के दौरान मीनोपास होता है, ठीक है। वैसे अगर बस वैसे नॉर्मली नेचुरली रुक जाता है, तो इस 45 के बाद की एज, जो 50-55 की एज में एजेड वुमेन में ये जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। ये है तो जॉइंट से रिलेटेड है। हार्मोनल में ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, बोन्स के अंदर सारे मिनरल्स, क्या जो चीज़ सारी हैं वो सप्लाई होती हैं, बट दे नॉट डिपॉजिट। वो कोई वर्ड यूज हुए, बोन डिपोजिशन आउटपेसिस, यानी बोन डिपॉजिट नहीं होती, वो जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट नहीं होते, तो बोन कॉम्पैक्ट नहीं होती, सॉफ्ट रह जाती है। हालांकि बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, द केमिकल कंपोजिशन सेम, बट द कॉम्पैक्टनेस इज नॉट कंप्लीट। तो कॉम्पैक्टनेस में रिडक्शन आ जाती है, बोन्स में पेन होती है, कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह एक तो है एज वुमेन में, वजह क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से क्या नहीं होता। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, वो बैलेंस रखता है इसकी डेपोजिशन को, बोन्स के अंदर मिनरल्स की डेपोजिशन को बैलेंस रखता है। तो इसलिए फीमेल में ये वजह हो सकती है और है। इसके अलावा लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशन, कैल्शियम, प्रोटीन, और स्मोकिंग का भी इफेक्ट कहा गया है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी ओस्टियोआर्थराइटिस का काज बनती है। इसका जो साइंटिस्ट ने वर्क किया, जो रिसर्च हुई, एक हल निकाला, ईआरटी। ईआरटी का मतलब है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं एस्ट्रोजन की, फिर डेफिनेटली हार्मोन की वजह से वो ये जो प्रॉब्लम है तो किसी हद तक ये सॉल्व हो जाता है। जी, अब आ जाए न्यूट्रिशनल भी। ज़ाहिर खुदा के साथ ने हर तौर से हमें प्योर इन्वायरमेंट दिया है, डाइट भी दी, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। तो डेफिनेटली हमें डाइट का ख्याल रखना चाहिए, और यही हमारे लिए अच्छा है। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए तो देन बोन पे अफेक्ट होगा। न्यूट्रिशनल में है ओस्टियोमेल्सिया। ओस्टियोमेल्सिया क्या है, ओस्टियोमेल्सिया में क्या होता है, बोन्स के अंदर जो है वो जो मिनरल्स हैं वो सही तौर पर एब्जॉर्ब नहीं होते। तो मतलब क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन नॉट सेम, उसमें केमिकल कंपोजिशन में फर्क आ जाएगा, वहाँ पे रिसीविंग नहीं होगी, इनएडिक्वेट रिसीविंग होगी, तो वो बोन्स कॉम्पैक्ट नहीं होगी, बोन्स वीक हो जाएंगी, फ्रिजाइल हो जाएंगी, नाजुक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। और इन केसेस में जब अगर डिफरेंट पोस्चर में चीज़ों को उठाया जाए, वेट उठाया जाए, या ड्यूरिंग ग्रोथ क्या होता है, वो बोन जो है बाउ डाउन हो जाती है, बेंड हो जाती हैं वजन बढ़ने से, या कोई ऐसे पोस्चर चेंज होने से, ड्यू टू दिस वन। इसलिए न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट भी बहुत ज़रूरी है। रिकेट की बात करते हैं। रिकेट इज आल्सो डिजीज, और ये होती है ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा अपीयर होती है ये रिकेट जो है। इसकी वजह कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की होती है, और ऐसे बच्चों को फिर वो फोर्टिफाइड मिल्क जो है वो दिया जाता है। और कैल्शियम पता है दूध में होता है, इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल फ्रूट्स पे भी किसी किसी क्वांटिटी में, ड्राई फ्रूट्स पे भी होता है। और हाँ, फिर आपको सनलाइट जो है वो भी ज़रूरी है,
विटामिन डी बनाने में, तो इसलिए वो सनलाइट एक्सपोजर भी दिया जाता है ऐसे बच्चों को। इनमें भी क्या होता है, रिकेट में हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बाउडन हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, उनके पोस्चर, उनका पैल्विक जो पोर्शन है और जो मेन बोन्स है वो टेढ़ी हो जाती है। जी बेटा ये आपको आइडिया हो गया। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे ये भी कंसेप्ट हो गया। यहाँ आ जाए शाबाश, ठीक है, इस पे दैट्स कॉल्ड डिस्क स्लिप, ठीक है, या इसको बोलते हैं हेर्निएशन। अब इस पे बात करते हैं, डिस्क स्लिप, हेर्निएशन। अब इसकी वजह क्या है, न्यूट्रिशनल वजह भी है, या कोई मोबाइल एक्सीडेंट हो जाए, छत से गिर जाए, स्पाइनल का डैमेज हो जाए, वर्टिब्रल कॉलम डैमेज हो जाए, तो इससे क्या होता है, डिस्क स्लिप। अच्छा, डिस्क स्लिप का मतलब ये नहीं है कि डिस्क जो होती है स्लिप हो जाती है। अब समझना है डिस्क है क्या। ये देखिए, ये मैंने बनाए, ये है वर्टिब्रा, ये हमारे वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा, ठीक है, एक को वर्टिब्रा, हमारे ये जो मोरे जिसको बोलते हैं ना, मोरे, ये जो वर्टिब्रल में जो वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के दरमियान में एक सॉफ्ट पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। यानी ये जो वर्टिब्रा होते हैं ना, ठीक है, वर्टिब्रा के दरमियान में एक कुशन लाइक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये जो हमारा आज का टॉपिक जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी तो हम यस वी कैन डांस, वी कैन मूव, वी कैन वॉक, इसमें हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी है। और किस वजह से है, ड्यू टू इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये जो वर्टिब्रल डिस्क के दरमियान में कुछ स्ट्रक्चर है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोज भी कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। और आपको पता है ये वर्टिब्रल कॉलम के बीच में स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व गुजरती है, देखिए सारी बॉडी को फैली होती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट को। अगर खुदा ना खास्ता अब बताऊंगा इस पे मसला हो जाए तो क्या होता है। अच्छा, डिस्क स्लिप का मतलब हर किस बात समझिएगा कि डिस्क निकल गई, नो, ये डिस्क निकलती नहीं है, बल्कि क्या होती है, बेटा काजी बता दिए, इसमें क्या होता है, डिस्क आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नैरो हो जाती है। वजह क्या होती है, ये जो इसके इर्द गिर्द ये देखो एक फिब्रोकार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, एनुलस फिब्रोसिस, विच एनुलस फिब्रोसिस, ये कार्टिलेज का कैप्सूल होता है, ये प्रोटेक्ट करता है इस सेमी फ्लूइड मटेरियल को, उसको कैप्चर करता है, एनकैम्पस करता है। बता दिए वजह, अगर ये रप्चर हो जाए तो फ्लूइड निकलना शुरू कर देता है। फ्लूइड निकलने से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब वर्टिब्रा का प्रेशर बढ़ता है ड्यूरिंग बेंडिंग वॉकिंग, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाता है, दैट इज नैरो, थिन हो जाता है। ये देखिए थिन हो गया, इसे बोलते हैं डिस्क स्लिप, इसी को बोलते हैं हेर्निएशन। अच्छा, जब ये ना फ्लूइड निकलता है, जब रप्चर होता है ना, ये एनुलस फिब्रोसिस, तो ये देखिएगा ये जो स्पाइन्स होती है, स्पाइन्स में जरा सा भी फ्लूइड लग जाए, जरा सा प्रेशर, ये जो आगे इसकी वर्टिब्रा के स्पाइन्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स, जरा सा भी स्पाइन्स पे इफेक्ट पड़ जाए, स्पाइनल नर्व्स पे, तो जो स्पाइनल नर्व जिस तरफ जा रही है वो रास्ता डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब मैसेज रिसीविंग प्रॉब्लम हो जाएगा। और एकदम से ये साइड पे अगर लंबर रीजन में कोई प्रॉब्लम हो गया तो लोअर पोर्शन में पेन शुड बैक पेन रेडिएट करना शुरू कर देगी। तो ये है डिस्क स्लिप। इसका हल क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, बेड रेस्ट होती है, बेड रेस्ट दी जाती है, ट्रैक्शन की जाती है बॉडी को, खास पोस्टर पर स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं, कैसे बैठना है या एक्सरसाइज करनी है, ये सारी ट्रीटमेंट डॉक्टर जो है सजेस्ट करते हैं। अब ये देखिएगा, इसको मैंने एक्सपोज किया है, मैग्नीफाई किया है, सेमी सॉलिड फ्लूइड होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, क्योंकि अंदर होता है तो न्यूक्लियस पल्पोसिस, उसको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, फिब्रोकार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, एनुलस फिब्रोसिस। तो बता दिया, अगर वो रप्चर हो जाएगा तो ये ऐसा क्या होगा, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, अगर ये रप्चर हो जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इसे बोलते हैं प्रोट्रूजन, द फ्लूइड प्रोट्रूड आउट, कम आउट, बाहर आ जाएगा, ऐसे ऐसा डिस्क जो है वो स्लिप हो जाएगी। ये डिस्क है, ये रबर बाल की तरह, कुशन लाइक स्ट्रक्चर की तरह, ये इनके अंदर क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, देन यस वी कैन मूव, वी कैन वॉक, वी कैन डांस, ओके, ये सारी चीजें। चलिए ये भी हो गया। अब आज स्पॉन्डिलोसिस, एक लाइन लिखी हो सिंपल सी, ठीक है, कंप्लीट फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा, ये जो वर्टिब्रा है कंप्लीट फ्यूज हो जाए, जिस बिल्कुल खत्म हो जाए, समटाइम रिमूव भी कर देते हैं, तो बेटा क्या होते हैं, दैट इज कंप्लीट फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा इज कॉल्ड स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस यहाँ भी हो सकती है, नेक रीजन में भी, लंबर रीजन में भी, कहीं भी हो सकती है। अब आ जाए स्काइटिका या स्काइटिका, इसे बोलते हैं दर्द शिटिका, अर्कुलसा कहा जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, काजेज तो वही हैं। एक वजह क्या होती है इसकी,
डिस्क की वजह से हो सकता है, या ये जो लोअर पोर्शन है ना, स्पेशली जो हमारा जो हेड रीजन है, बटक रीजन, यहाँ से नर्व गुजरती हैं, ठीक है, जो स्काइटिक नर्व है, प्रॉक्सिमल स्काइटिक नर्व। इस प्रॉक्सिमल पार्ट में अगर कोई मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, इंजेक्शन भी अक्सर लगाते हैं यहाँ पे, अगर इंजेक्शन से उस पर स्टैबिंग हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए, एक बुक में वर्ड होता है स्टैबिंग पेन, यानी कोई ऐसी पॉइंटेड चीज़ ऐसे लगाएं तो इसका शिद्दत होती है, तो स्टैबिंग पेन होती है। दरअसल ये अगर मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, अगर वो कंप्लीट बाइसेक्टेड हो जाए, या डाइसेक्टेड का वर्ड यूज होगा, या ट्रांसेक्टेड का वर्ड यूज हुआ है, ट्रांसेक्ट हो जाए वो, तो लोअर पोर्शन बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, काम करना छोड़ जाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसे बोलते हैं दर्द शटिका या स्काइटिका, स्काइटिक नर्व की वजह से। अगर वो डैमेज होती है तो उसकी रिपेयरिंग में बहुत स्लो प्रोसेस होता है। बहुत सारे हकीम और डॉक्टर इलाज करते हैं, बट बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और वैसे होता है नर्व्स का प्रोसेस जो वैसे तो नर्व्स रीजेंट होती है, लेकिन नर्व्स के रिलेटेड जो चीज़ है वो बहुत स्लो होती है। अच्छा, ये भी हो गया। कुछ केसेस में और भी ट्रीटमेंट करते होंगे, बेड रेस्ट के अलावा कुछ मेडिसिन, छोटी मोटी सर्जरी, ये चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। अब आ जाइए जी, टॉपिक हमारा बोन अगर ब्रेक हो जाए। जी, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा टाइम और आपके चाहिए, ठीक है, 10 से 12 मिनट्स पे लग जाएंगे। एंड नाउ वी हैव टू सी हाउ अ बोन नेचुरली हील्स। ओके जी, देखिएगा, बोन पहली बात है कि बोन तब टूटती है जब बोन के वजन से, पावर से ज़्यादा वजन उस पर अप्लाई हो। बोन का अपना एक वजन होता है, अपनी पावर होती है बर्दाश्त करने की, उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो बोन टूट जाएगी। बोन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट बुक्स में आपको मेंशन नहीं है, तो उसमें सिंपल फ्रैक्चर है जिससे हड्डी टूटती है, मसल पे इफेक्ट पड़ता, फिर एक है कंपाउंड, उसमें बोन टूट के मसल के साथ रप्चर कर जाता है, और एक कम्प्लेक्स है उसमें मसल भी फट जाता है, बोन टूटती है और साथ दूसरे आर्गन में वो पेनिट्रेट कर जाती है। बट हम यहाँ बात करेंगे एक सिंपल कोई हड्डी से टूट जाए, सिंपल फ्रैक्चर हो जाए, हाउ इट हील। जी, अक्सर क्या होता है, जैसे देसी तरीके से अक्सर लोग जो फिजिशियन होते हैं वो ज़रा सी हड्डी की टूटी, ज़रा सी, तो उसको सीधा करके इंजेक्शन करके फटकियाँ फटकियाँ लगा के ना ऐसे प्लेट सके, या फटकियाँ वो मतलब वुडन पीस सिंपल रख के, तो वो उसको लेवल पे करके दोबारा से कॉक्स बैक्स करके उसको बांध के ताकि वो मूव ना करे, तो नॉर्मल हीलिंग हो जाती है। अक्सर लोगों की हड्डियाँ गलत भी जुड़ जाती हैं, तो इसलिए बी केयरफुल, एक एक्सपर्ट डॉक्टर से, फिजिशियन से, और ऑर्थोपेडिक्स आई थिंक सो होते हैं, ठीक है, सर्जन जो होते हैं स्पेशली हड्डियों के जो है आर्थो के वाले से, उनसे ही कंसल्ट करना चाहिए। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, गलत हो जाते हैं। चलिए, ये सारी बातें होगी। अब ये एक वर्ड है ट्रैक्शन, रिडक्शन, मतलब बोन जो टूट जाए उसको दोबारा से अपनी जगह फिट करने को बोलते हैं रिडक्शन या ट्रैक्शन, या उसको अलाइनमेंट करते हैं, दोबारा सीधे लाते हैं, लाइन अप करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, ताकि दोबारा उसको हीलिंग के लिए छोड़ दिया जाए या हीलिंग स्टार्ट हो जाए। एक रिडक्शन होती है ओपन टाइप, एक क्लोज। क्लोज में क्या होता है कि उसको कॉक्स बैक करके उसको बांध दिया जाता है, बैंडेज करके उसको इमोबाइल कर दिया जाता है। ओपन में क्या होता है, सर्जरी करके फिर उसको दोबारा बैंडेज करके दोबारा उसको इमोबिलाइज किया जाता है। क्यों करते हैं इमोबिलाइज इसको, हड्डी को क्यों ऐसे वो बाजू को जो उसको क्यों देते हैं सपोर्ट, मूव क्यों नहीं कहते कि मूव ना करें, ताकि वो जल्दी हील होगा। जितनी मूवमेंट होगी ज़्यादा वो उतना फर्क पड़ेगा, हीलिंग जो है प्रोसेस वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो ना नेचुरली है ना बोन की हीलिंग, वो 2 से ढाई माह को लिखी है, 2.5 से 3 माह में लग जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और जो हीलिंग है वो डिपेंड करती है आपकी डाइट पर, ठीक है ना, और आप कितना आप उसको रेस्ट दे रहे हो बोन को। चलिए भाई, लास्ट टॉपिक है, इस पर आते हैं, शाबाश। ओके, नाउ रिपेयर ऑफ अ ब्रोकन बोन। हाँ, एक और पॉइंट रह गया, बोन बच्चों की जल्दी टूट जाती है क्योंकि वो ग्रोथ स्टेज पे होती है, ग्रोथ स्टेज पे। बड़ों की, बूढ़ों की अबव 55-60 कह लें, उनकी हड्डियाँ से टूटती हैं कि वो थिन और वीक हो जाती हैं। चलिए, हड्डी टूट गई, लेट्स सपोज, अब देखते हैं कैसे सिंपली जो है वो नेचुरली प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हीलिंग प्रोसेस। हाउ बोन हील्स। 4 स्टेजेस हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैल्स फॉर्मेशन, बोनी कैल्स फॉर्मेशन, एंड रीमॉडलिंग या फाइनल शेप। जी देखिएगा, पहले स्टेज है हेमाटोमा फॉर्मेशन। अब यहां देखिएगा, देखो हेमाटोमा फॉर्मेशन मतलब ये हुआ, ये देखिएगा, ये बोन है, ब्लैक वाला पोर्शन है, ये देखिएगा यहां से हड्डी जो है टूट जाती है, ठीक है, हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है बोन, ये देखिएगा, ये
यहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हो गई और आपने पढ़ा है यहाँ से नर्व यहाँ पे कैपिलरीज जो है वो पास करती है, ठीक है, कैपिलरीज पास करेगी। ज़ाहिर है जब हड्डी टूटेगी तो कैपिलरीज पे भी फोर्स पड़ेगी, टॉर्न आउट हो जाएगी, फट जाएगी, तो क्या होगा, कैपिलरीज जब बस्ट करेंगी तो रैपिड लीकेज हो जाएगी ब्लड की। यहाँ बेटा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जब ब्लड इकट्ठा होगा इस जगह पे जहाँ पे हड्डी टूटी है, तो ब्लड इकट्ठा होने को क्या बोलेंगे, हेमाटोमा। क्या बोलेंगे, हेमाटोमा। अब हेमाटोमा क्या है, क्लॉट ऑफ ब्लड मैस। हेमाटोमा, अब इसकी मिसाल ऐसे जैसे जो है ना वन वे है, ठीक है ना, वन वे मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ से दोनों तरफ जो है पहाड़ी है और एक ही रास्ता है आने जाने का, तो रास्ते में कोई तोता गिर गया, पत्थर गिर गया भारी, रास्ता ब्लॉक हो गया, जब तक वो तोता वो जो रुकावट है दूर नहीं होगी तो कैसे ट्रैफिक जो बाहर होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या होगा, ये जो हेमाटोमा फॉर्मेशन है दैट इज द क्लॉट ऑफ ब्लड मैस, ये रिमूव होगा कैसे। अब जैसे ही उसको रेस्ट मिलेगी ना हड्डी को, तो ज़रा थर्ड वीक से ऑनवर्ड हीलिंग का प्रोसेस सॉफ्ट कैल्स का शुरू हो जाता है। हम अभी इस पे बात करें हेमाटोमा फॉर्मेशन रिमूव कैसे करेंगे। अब क्या होता है, जैसे हड्डी टूटती है, एक हड्डी के टूटने के साथ ही बोन को इंडिकेशन हो जाती है, और क्या होता है यहाँ पर जो ब्लड के अंदर सेल्स हैं फैगोसाइट्स, ठीक है, फैगोसाइट्स, वो जो फैगोसाइट्स हैं वो यहाँ पर फैटी साइट पर आएंगे। फैगोसाइट्स क्या करेंगे, दे इंगल्फ, दे ईट, वो सारे डेब्रिस को खाना शुरू कर देंगे। दे इंगल्फ द ब्लड क्लॉट मैस हेमाटोमा, उसको खाना शुरू कर देंगे, उसको साफ कर देंगे, उसको मतलब वहां से क्लियर कर देंगे, रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर हो गया, लेकिन बोन टूटी हुई, इससे बोन टूटी हुई है, रास्ता क्लियर हो गया, हेमाटोमा रिमूव हो गया। जैसे ही हेमाटोमा रिमूव होगा, अब ब्लड कैपिलरीज जो है नेचुरली हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा, जैसे जैसे ये ब्लड कैपिलरीज स्टार्ट करेंगी हीलिंग शुरू होगी, क्या होगा, साथ साथ जो ये देखिए जहाँ से बोन टूटी है ना, बोन के अंदर सेल होते हैं ओस्टियोन, ये आपकी बुक में शायद बैठी होगा, ओस्टियोन। ओस्टियोन एक खास सेल्स होते हैं जिनसे फर्दर ये बाकी सेल्स सारे बनते हैं ना। ओस्टियोन्स क्या होगा बेटा, ये जो ओस्टियोन्स हैं, दीज ओस्टियोन ये मोटिवेट करेंगे, एक्टिवेट होंगे टू प्रोलिफरेट टू प्रोड्यूस द मोर बोन सेल्स ना। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही पहली स्टेज तो होगी 21 डेज से ऑनवर्ड, अब ये सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट कैल्स फॉर्मेशन। इसमें क्या बनेगा, ये जो हड्डी टूटी है ना, इसका सॉफ्ट कार्टिलेज मैश बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बेटा यहाँ से ना आएंगे, इधर से यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे सेल्स, इन्हें क्या बोलेंगे, शाबाश, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, दीज सेल्स आर कॉल्ड ओस्टियो, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट। और ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ना, ये सबसे पहले आएंगे। ओस्टियोब्लास्ट ये वाले सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट को कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, इन सबसे पहले ओस्टियोब्लास्ट आएंगे। ये जब ओस्टियोब्लास्ट आएंगे ना, ये यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, बट ये ओस्टियोब्लास्ट फर्दर डाइजेस्ट होंगे, ठीक है, कैसे डाइजेस्ट होंगे, इसमें और सेल आ जाएंगे, मतलब इसमें अभी सेल्स आएंगे, बाकी सेल्स आएंगे, उनको बोलेंगे ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स। ये नेक्स्ट स्टेज बताऊंगा ओस्टियोसाइट्स का, ठीक है। अभी सिर्फ पहले समझिए, सॉफ्ट कैल्स फॉर्मेशन में ओस्टियोब्लास्ट आएंगे और फिब्रोब्लास्ट का जगह फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट और फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट सेल आएंगे। फिब्रोब्लास्ट जो ये भी सेल्स हैं, ये इन सेल्स से भी ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। ये फिब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो ओस्टियोब्लास्ट बनेंगे, ये सारे यहाँ इकट्ठे होने शुरू होंगे एट फ्रैक्चर साइट, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये 21 से ऑनवर्ड ये सॉफ्ट कैल्स बन जाएगा, कार्टिलेज से बन जाएगा। अब होता है जैसे हम सब जैसे पैदा हुए हैं इन द वूम ऑफ मदर, तो हमारे अंदर हड्डियाँ तो नहीं थी, सब पहले सॉफ्ट कैल्स था, फिर कुछ अभी तक हमारा सॉफ्ट कार्टिलेज है, बाकी सारी हड्डियों में चेंज हो गई है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो जाती हैं, डेपोजिशन हार्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, आप आ जाइएगा सॉफ्ट कैल्स फॉर्मेशन के बाद बोनी कैल्स फॉर्मेशन, ठीक है, बोनी कैल्स फॉर्मेशन। इस बोनी कैल्स फॉर्मेशन की बात करें ना, ठीक है, देखिएगा मैं इसको यहाँ से समझाता हूँ। बोनी कैल्स फॉर्मेशन में क्या होगा, अब कौन से लाएंगे, अब बेटा ओस्टियोब्लास्ट भी ज्यादा आएंगी और ओस्टियोक्लास्ट भी आएंगे। अब ओस्टियोक्लास्ट जब आएंगे ना, वो इसको
डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। ओस्टियोब्लास्ट से ज़्यादा आएंगे, ओस्टियोब्लास्ट कम आएंगे अभी ना, और अभी ये देखिएगा ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये पोरस बन जाएगा। अब सॉफ्ट कैलस ये पोरस बन गया। अब यही सॉफ्ट कैलस पोरस जो है हार्ड क्यों होगा? ओस्टियोब्लास्ट ने इसको इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया और ये काफ़ी बोन सारी कवर हो गई जो टूटी थी। अब ये पोरस है, अब ये हार्ड नहीं हुई। अब इसमें फर्दर सेल्स कौन सी आएंगी? अब इसमें फर्दर सेल्स जो आएंगी वो ओस्टियोब्लास्ट भी आएंगी, ओस्टियोब्लास्ट भी आएंगे, ठीक है, तो इसको फिलअप करेंगे। ओस्टियोब्लास्ट फर्दर आएंगे तो ये सॉफ्ट पोरस जो सॉफ्ट कैलस है ये हार्ड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बोनी कैलस फॉर्मेशन, ये हार्ड हो जाएगी। अब ये देखिए हार्ड हो गई। अब क्या होगा? जैसे हार्ड हो जाएगी अब ओस्टियोब्लास्ट कम होना शुरू, क्यों? उन्हें वॉल्यूम जितना बढ़ाना बढ़ा दिया, ठीक है। और इनका बाद भी एक रोल बताऊंगा ओस्टियोब्लास्ट का, ओस्टियोब्लास्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। ये मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स हैं और हाईली एनर्जेटिक सेल्स होती है। अब बेटा क्या होगा? अब तकरीबन रेत 2 माह हो गई इस बोन को यहाँ तक ना। अब फाइनल क्या होगा? 2 से 2.5 माह में अगर वो बोन जो जिसमें कम वजन होता है वो 2 माह में ठीक हो जाती है, 2.5 माह में। लेकिन अगर वो बोन जिसमें वजन ज़्यादा होता है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकती है, और अगर आप आराम नहीं करोगे, बोन को मूव कराओगे, तो फिर भी टाइम बढ़ सकता है, ठीक है। अब क्या रीमॉडलिंग फाइनल शेप, देखिए पहले सॉफ्ट कैलस हुआ, फिर हार्ड कैलस बना, अब कौन सा रह गया? ये वाला ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स को बोलते हैं बोन मैच्योरिंग सेल। अब बेटा क्या होगा? अब थोड़ी सी ओस्टियो क्लास्ट आएंगे, ये वाली, ये देखो जो मैस ज्यादा बना था ना उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे। फर्स्ट की यहाँ पे एक्स्ट्रा मैस था उसको ये डाइजेस्ट कर देंगे, ये देखिए एक्स्ट्रा मैस को डाइजेस्ट कर देंगे। और ये देखिए एक्स्ट्रा मैस डाइजेस्ट हो गया ओस्टियोक्लास्ट से, क्योंकि वो बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं। और अब बेटा इसके ऊपर जो फाइनल शेप, फाइनल जो सेल्स आएंगी वो सेल्स आएंगी जी, कौन सी? वो सेल्स आएंगे ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स आएंगी, वो पे यहाँ पे फिर कैल्शियम फॉस्फेट इकट्ठा होगा, ओस्टियोसाइट्स आएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होगा, और बोन विद इन 2 मंथ, 2.5 मंथ फाइनल शेप रीमॉडल हो जाएगी, बिल्कुल नेचुरल बोन की तरह होगी, और उतना ही वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी, ओके। इसको फाइनल शेप बोलते हैं, रीमॉडलिंग ऑफ फाइनल शेप। और सारा समझा दिया, इसकी फर्दर में बात कर लेंगे, ठीक है। और सारा कुछ ओके हो गया। ये बेटा आता है, ठीक है, 4 मार्क्स का आता है लॉन्ग का पार्ट बन के। तो दिस इज ऑल अबाउट, ओके। टेक केयर, सी यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसको जरूर टाइम पे, क्लास के टाइम पे इसको पढ़ लीजिएगा, ओके बेटा, टेक केयर, खुदा हाफिज।